निफ्टी ब्रेक्स 200 डे मूविंग एवरेज। निफ्टी ने आज जो उसकी मूविंग एवरेज थी उसको ब्रेक किया, और याद रखिए 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज, ये जो इन दोनों की ड्यूअलिज्म बनती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसको मैं चार्ट पे भी आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए यहां पे ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होती है और निफ्टी फॉल करता है 24,471 के ऊपर, 0.46% का फॉल है। क्रूड ऑयल्स $90 को टच करने वाला है, ऑलमोस्ट टचिंग डिस्टेंस में है। और आज रात को अगर बैड न्यूज़ यूएस से आती है, और ज़्यादातर न्यूज़ तो आजकल वहाँ से क्रूड को लेके और हॉर्मूज को लेके बैड न्यूज़ ही रहती हैं, वो आप लोगों को पता है। अगर वहाँ से कोई बुरी खबर आती है तो ये 100 को भी टच कर सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस रिटेल ट्रेडर, सेबी और रिटेल ट्रेडर एक टग ऑफ वॉर के अंदर है, और उसके कारण मार्केट में क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है, ख़त्म हो रही है लिक्विडिटी मार्केट से। वो मैं आपको हिस्टोग्राम पे समझाऊंगा। और मार्केट सुनामी इज इनकमिंग। अब सुनामी दोनों साइड हो सकती है। ये अगर ग्रीन होगी तो ये बुल वालों की तरफ होगी, और ये अगर रेड होगी तो ये कहाँ होगी, क्रैश करेगी, बियर वालों की तरफ होगी। किसी ना किसी तरफ ये जा सकती है। तो आप सब लोगों का स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। कारण क्या रहे आज भारत की स्टॉक मार्केट में, गिरने के ब्रेंट क्रूड 89.07 बैरल्स हो गया, ये $78 पे आ चुका था। तो $78 पे आने के बाद ये आप देख लीजिए 89-90 के ऊपर पहुंचने वाला है। वाइडन इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है 0.45% पे, मतलब $10 जैसे ही बढ़ता है ये, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.45% गिर जाता है, और हमारा सीधा डेंजर है। और हमारी किसकी, अल्फा इंटेलिजेंस जो हमारी पूरी टीम है, हमारी प्योर क्रिटिसिज्म है भारत सरकार की 1950 से लेके 2020 तक। आप 70 सालों के अंदर आपने 85% क्रूड ऑयल आप इंपोर्ट करते रहे, आप अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ क्यों नहीं गए? चाइना अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ चला गया, चाइना इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चला गया, चाइना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला गया, और हम 85% ऑयल के ऊपर बैठे रहे। और हमने क्या किया, जो कैपिटलिस्टिक सबसे गलत पॉलिसी है भारत सरकार की, जो रही हैं पीछे जितनी भी सरकारें, कि आपने इस 85% में एक बहुत बड़ा चालाकी है, बहुत बड़ा कैच है, कि हम जो क्रूड ऑयल लाते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनीज उनको रिफाइन करती हैं, और ऑयल प्रोडक्ट हम सेल करते हैं भारत से, और उससे हम पैसा कमाते हैं। उससे पैसा ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है, इन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को। भारत सरकार को तो टैक्स का ही पैसा होता है। हालांकि 85% हमारी यूज़ का नहीं है, हम तो यूज़ करते हैं 70% के आसपास। हालांकि सरकार ने चालाकी से ये नंबर दिया नहीं है, ये हमने इंटरपोलेट किया है ये नंबर। पर 70% भी क्यों हमारी सप्लाई आए, और इस 70% में से 60% जो है वो कहाँ से आती है, गल्फ ऑफ हॉर्मूज से आती है। अब वो चोक हो गया पॉइंट, तो पूरा देश इन्फ्लेशन के अंदर फंस गया, पूरा भारत देश करंट अकाउंट डेफिसिट में फंस गया। तो क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको स्टार्टिंग में समझना चाहिए था कि हम फ्रेजाइल गल्फ कंट्रीज है ना, जहां से हमारा आता है, जीसीसी कंट्रीज हैं गल्फ, इनके एक के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, एक से बढ़कर एक चोर इनके रूलर हैं वहाँ पे, फ्रॉड, लोगों को वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया हुआ है अलग अलग किस्म की इज़म के अंदर, और वहाँ पे उनकी दुकानें चली हुई हैं। वो अमेरिका की चमचागिरी करते हैं, अमेरिका को ये चमचे चाहिए जीसीसी के, और बस ये स्टेबल वर्ल्ड है ही नहीं। और हम अपना 70% या 85% बोलिए आप, ऑयल इनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। बट स्टूपिड पॉलिसीज, और ये कब से है, 1950 से। तो आप एबीसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, यहाँ पे सबकी गलती है। तो अब
हालांकि सरकार ने कोशिश की है और वो कामयाब भी हुई है। 2020 के बाद भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। मैंने इस पे वीलॉग भी बनाया है। अब मैं नए डाटा के साथ भारत के एनर्जी सेक्टर का, जब मैंने एनटीपीसी स्टॉक का एनालिसिस किया था, मैं डालूंगा आज उसको। आप ये जो मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया, आपको ऐसा ना लग रहा हो कि मैं इस ऐसे ही हवा में क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इनको। मैं आपको उस लिंक डालूंगा, उस एनटीपीसी का एनालिसिस जब मैंने किया तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कैसे वर्ल्ड वाइड होती है उसको भी मैंने एनालाइज किया है बहुत डेप्थ में, और रिन्यूएबल एनर्जी कैसे यूज़ होती है वो भी किया है। तो आप देखिएगा उसमें भारत ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन हमको अपनी ये डिपेंडेंस लेस देन 15% करनी चाहिए 2030 तक। अगर हमें पॉलिसी मेकिंग बनानी हो ना, मैं 2030 तक 15% से कम ले आऊँगा क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल आता है, एक तो वो महंगा आता है बाहर से, मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट उस पर डिपेंडेंट है, मेरी इन्फ्लेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऊपर से मेरा एनवायरनमेंट यहाँ पूरा का पूरा खराब हो रहा है भारत के अंदर। तो मुझे क्यों लाना है ये बीमारी अपने घर में? तो इसको कम करेंगे 15% से नीचे, और अल्टरनेटिव फ्यूल्स लेके आएंगे जो भारत में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो भारत में तो कोई कमी नहीं है। आप न्यूक्लियर फ्यूल लेके आइए यहाँ पे, टाइडल फ्यूल लेके आइए यहाँ पे, जियो थर्मल यहाँ पे आएगा, विंड एनर्जी का यहाँ पे आएगा, सोलर एनर्जी का यहाँ पे आएगा, गार्बेज से हम यहाँ पे एनर्जी बना सकते हैं। अरे हज़ारों तरीके हैं। लेकिन उसके बजाय हमने खाड़ी के देशों से अपने यहाँ एनवायरनमेंट पोल्यूशन खरीदना उचित समझा, जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है। चलिए जी, ये तो जरा हम थोड़े ज़्यादा भावनाओं में बह गए थे, तो इसलिए हमने ये ब्रेंट क्रूड एनालाइज किया। अब आइए आप, यूएस में 10 ईयर यील्ड 4.71% आया। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जो नए सब्सक्राइबर हमें सुन रहे होंगे आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको रिपीट करके देखिएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये दोनों कहाँ से आते हैं? 90% के करीब ये बेस्ड है यूएसए के अंदर। ये वहाँ से पैसा लेके आते हैं, और इमर्जिंग मार्केट का 12 से 15% पैसा कहाँ पे लगता है? इंडिया के अंदर आता है। ये लॉन्ग टर्म डाटा है। तो जब ये लोग इन्वेस्ट करने आएंगे, ये लोग FIIs और FPIs, तो ये तब आते हैं जब 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड 4% से नीचे होगा, लेस देन 4% होगा। तो ये पैसा लाते हैं और भारत में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन जब इनको यील्ड लगभग 5% अमेरिका में ही मिल रहा है और करेंसी का बेनिफिट अलग से मिल रहा है उनको, तो अगर उनको इतना अच्छा वहाँ मिल रहा है तो ये FIIs वाले सेल करेंगे भारत में और बाई करेंगे बॉन्ड। और इस वक्त जब भी स्टॉक मार्केट कमज़ोर होती है, बॉन्ड मार्केट बहुत पावरफुल होती है। तो अमेरिका में बॉन्ड का इतना अच्छा यील्ड है, ये लोग पैसा नहीं लेके आएंगे और ये पैसा कहाँ लगाएंगे? अमेरिका के अंदर। तो ये नेगेटिव है इमर्जिंग मार्केट के लिए, और इमर्जिंग मार्केट में कौन आ गया? भारत। अब ECB हाइक टू 2.25%। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ECB आ गया आपका। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिए? वहां पे हाइक कर दिए। यूरो स्टैगफ्लेशन किल्स एक्सपोर्ट, क्योंकि वहां स्टैगफ्लेशन आ चुकी है। और ये सब, इसके दो सबसे बड़े ग्लोबल कारण हैं। एक रशिया यूक्रेन की वॉर है और एक US से ईरान की वॉर है। इन्होंने पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का से तो अगली स्टेज जो है वो स्टैगफ्लेशन जो है क्रिएट कर दी है। तो ये सारे फैक्टर इमर्जिंग मार्केट भारत के लिए क्या थे? ये सारे थे, रेड से लिखता हूं मैं, नेगेटिव। तो मार्केट का गिरना तय था। अब थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल यहाँ पे टच करने जा रहा है। अब ध्यान से चार्ट को देखिए आप, इसको, इस वाले ग्राफ को देखिए। ये ऊपर को जा रहा है, इसको लेते हैं हम, यूज दिस कलर। ये ऊपर को जा रहा है ब्रेंट क्रूड। तो कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे को क्या जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे को जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा नीचे को जाएगा, जस्ट सी इट।
इसने और नीचे को जाना है यहाँ पे। तो अगर ब्रेंट क्रूड ऊपर को जाएगा तो भारत सरकार का करंट अकाउंट डेफिसिट ये नीचे को फॉल करता है। ये देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, यहाँ पे देखिए फॉल कर रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। और करंट अकाउंट डेफिसिट जब भारत का होता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे तो पड़ेगा ही, आपकी जेब के ऊपर फर्क पड़ेगा, महंगाई के ऊपर फर्क पड़ेगा। 85% ऑफ इंडियाज ऑयल इज इम्पोर्टेड। वो जो डाटा मैंने आपको बताया है वो हम लेके आए थे उसको। और $10 की जो राइज होती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना वाइड होता है, 0.45%। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, उसके कारण टैक्स ऑन इंडिया है एक तरह से। ये जिस तरह से ऑयल बढ़ता है तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर टैक्स बढ़ता जाता है और प्रॉफिट मार्जिन भारत में घटते जाते हैं। एविएशन सेक्टर और एफएमसीजी, इन दोनों स्टॉक्स को, दोनों कैटेगरी के स्टॉक्स को अवॉइड करिए फिलहाल आप। अमेरिका का जो ट्रेजरी यील्ड है ये देखिए आप 4.71% है। FII's कैपिटल ड्रेन ये एट लेंथ मैंने आपको पहले समझा दिया। और 2 आउट ऑफ 10 मतलब 2 आउट ऑफ 10 मतलब फेल हो गया बच्चा यहाँ पे। हमारी स्टॉक मार्केट फेल है कैच करने के लिए कि यूएस से हमारे यहाँ जो पैसा है वो नहीं आ रहा है, उल्टा ये देखिए ड्रेन हो रहा है, भारत से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है।